तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब मैं फिर से लेके आया हूँ। एक वीडियो मैंने सुबह बना दी है, वो डाल दी है 3 मार्कर और 5 मार्कर। 15 3 मार्कर मैंने कवर किए हैं उस वीडियो में, है ना, और 10 5 मार्कर कवर किए हैं। चेतन मीना की ये तीसरी वीडियो है जो टेस्ट सीरीज़ पर बेस्ड है ना। पहली टेस्ट सीरीज़ मैंने पहले वीडियो बना दी है, ठीक है, वो देख लेना। फिर दूसरी वीडियो भी बना दी है जिस पर पार्ट 2 लिखा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके देख लो। अब ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 3 मार्कर और 5 मार्कर को ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 11 मार्कर की एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी एफएलटी के, सारे मॉक टेस्ट के, सारे मॉडल आंसर्स के जितने भी 11 मार्कर हैं, जहाँ जहाँ से 11 मार्कर चेतन मीना टेस्ट सीरीज के, एक सारे 11 मार्कर को कंपाइल करके हम अच्छी हंसी वीडियो बनाएंगे 1 से 1.5 घंटे की। तो वो 11 मार्कर का कंटेंट एक जगह उपस्थित हो जाएगा, एक जगह आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये 3 और 5 मार्कर पे हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, माइक वगैरह बिल्कुल सही है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, सॉरी। तो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करें। हाँ यार, थोड़ी सी चीज़ ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगा करे आपको तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक सीरीज़ चलने वाली है ना, एक सीरीज़ चलने वाली है, तीसरी वीडियो है। ऐसे ही करके 30 40 50 न जाने कितनी वीडियो बन जाएंगी, जितनी एफएलटी हमें मिलती जाएंगी। लगभग 40 से 50 एफएलटी तो इनका टारगेट होता ही है ना। तो एफएलटी पे बनाते चलेंगे और बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं इन्होंने, बहुत अच्छी आंसर फॉर्मेटिंग है, बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं, है ना। और 3 मार्कर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट यार, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है इनकी। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है ऑफलाइन तो बिल्कुल जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको यहाँ सुनना है तो आप यहाँ भी सुन सकते हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं। ऑफलाइन जाके टेस्ट दो, अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से, 1-2 बार आराम से यहाँ सुन लो तो आपके रिमेंबर भी हो जाएगा, आंसर अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। तो 15/7/2023 की, ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, 2 से 3 दिन पुरानी है, ठीक है। पेपर फर्स्ट की जो एफएलटी है वो चालू हो रही है हमारी। तो फर्स्ट 3 मार्कर हमारे सामने आ गया है कि मिनांडर। अब देखो, मिनांडर के बारे में लिखना है तो मिनांडर कौन था। मिनांडर एक शासक था, एक राजा था, कहाँ का, यवन साम्राज्य का, है ना। एक सेकेंड। तो मिनांडर कौन है। मिनांडर एक यवन शासक है जो मिलिंद, जो एक है ना मिलिंद पन्हो। तो भगवान बुद्ध का जो साहित्य है, जो मिलिंद के नाम से जाना जाता है, जो प्रसिद्ध साहित्य है जिसमें मिलिंद और बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन, जिन्होंने मतलब इन्होंने, जो मिनांडर है जिसका नाम है मिलिंद, इसका नाम है, इसने क्वेश्चंस दिए हैं और उधर से जो नागसेन जी हैं उन्होंने आंसर्स दिए हैं, इसके मतलब उसको समझाया है, उसको ज्ञान दिया है। तो वही वाला मिनांडर है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि यह प्रसिद्ध यवन शासक था जो डिमेट्रियस कुल का था। किस कुल का था, किस वंश का शासक था, डिमेट्रियस वंश का शासक था। बौद्ध साहित्य में यह मिलिंद के नाम से जाना जाता है, मिलिंद पन्हो, है ना। तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर के वृद्ध वार्ता संकलित है। वार्ता संकलित है भैया, ये डाउट था, बहुत ज़्यादा डाउट थे इसके मन में। तो बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं नागसेन जी, उन्होंने, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं नागसेन जी, उन्होंने इसको आंसर किया, इसको सेटिस्फेक्शन दिया बहुत सारा। मिनांडर की राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी, ठीक है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यवन शासक का साम्राज्य था, डिमेट्रियस कुल का था, ये बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद नाम से जाना जाता है, और बौद्ध भिक्षु नागसेन से इसका वार्तावरांत, वृद्ध वार्ता, मतलब ये लिख लो यार, बौद्ध भिक्षु नागसेन से इसका वार्तालाप हुआ था, ठीक है, जिसे मिलिंद पन्हो में संकलित किया गया है। ऐसे लिख दो आप, बहुत अच्छा आंसर फ्रेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि कौशल महाजनपद के बारे में समझाओ। तो देखो, कौशल महाजनपद क्या थी। अब आपको पता है ना कि कितने प्रकार की, 16 प्रकार की महाजनपदें थी, ठीक है, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितनी महाजनपद हैं, 2 मध्य प्रदेश में है। 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश में कितनी है, 2 महाजनपद हैं। तो जो 6th सेंचुरी, जो ईसा पूर्व, जो बीसी का जो समय था, जिसमें महाजनपदों का युग जिसे कहा जाता है, उसी समय एक बहुत बड़ी महाजनपद थी जिसका नाम था कौशल, है ना, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो जैसे जैसे मगध, है ना, जो मौर्य साम्राज्य, बड़ी बड़ी उज्जैनी, ये सब बड़ी बड़ी जो महाजनपदी थी ना, एक सुक्तिमती, है ना, ये चेदी, इतनी बड़ी बड़ी जो महाजनपदें थी, उन्हीं में से एक महाजनपद थी कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, ये देखो, ये लिखी श्रावस्ती इनकी राजधानी थी। और इसके जो शासक थे वो थे प्रसेनजित, ठीक है, प्रसेनजित किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजित ने अपनी बहन कौशला का विवाह बिंबिसार से किया। तो वो आ जाता है ना कि भैया, प्रसेनजित की जो बिंबिसार की जो पत्नी थी कौशला, वो किसकी बहन थी, तो प्रसेनजित की बहन थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि सल्लेखना क्या है। तो सल्लेखना आपको सबको पता ही होगा, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में इस पर वो कुछ विवाद भी चल के आया कि भैया ये सल्लेखना अपने आप को ना डेथ की ओर ले जाने वाला वो है ना। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के
अधीन है, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। तो इन्होंने बोला गया नहीं, इच्छा मृत्यु जैसे देश में हमारे में इच्छा मृत्यु भी तो वैलिड नहीं है ना, तो इसी तरह संलेखना भी क्या है, संलेखना भी एक इच्छा मृत्यु की तरह जैसे है। लेकिन नहीं, वो कम्युनिटी ने बोला कि नहीं, ये हमारे धर्म से, हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई है, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत सारी दलीलें दी गई वहाँ पर, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हुई। तो जैन धर्म में संलेखना का अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा करना। यह उपवास द्वारा प्राण त्यागने की एक विधि है। किसके द्वारा? उपवास द्वारा, है ना। उपवास क्या होता है कि बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक व्रत रखा जाता है, फाइनली हमको ऐसा पता लग जाता है, ऐसा समय लगने लगता है कि हम अब कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो एक जगह, एक स्थान पर हम वहाँ बैठ के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा करते हैं मतलब वहाँ पे। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना द्वारा ही अपने प्राणों का त्याग किया, ठीक है। ये सबको पता ही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। तो संलेखना के बारे में 3 फैक्ट हम आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि दीवाने इस्तिहाक। अब दीवाने इस्तिहाक क्या है? तो भैया तुगलक वंश का एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम FST, F यानी फिरोज, S शाह, T से तुगलक, FST यानी फिरोज शाह तुगलक के नाम से भी जानते हैं। और फिरोज शाह तुगलक जो था, उसने एक विभागों की, बहुत सारे विभागों की स्थापना करी, जिसमें से एक था पेंशन विभाग। इसी पेंशन विभाग को तुगलक वंश में दीवाने इस्तिहाक के नाम से जाना जाता था। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना या सैन्य अभियानों में मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देना, है ना। अब आ जाता है अगला आपका कि सोमनाथ आक्रमण। अब भैया देखो, सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। तो उसी में से 1025 पर जो एक आक्रमण था, वो था सोमनाथ मंदिर पर, जिसमें इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा। और यार ऐसा बोलते हैं कि जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया ना, और जब इसने मंदिर को लूटा ना, तो यार लिटरली मानना है, ऐसा बोलते हैं कि ये जो हाथी और घोड़े जितने भी जो लेके आया था ना अपने साथ सामान को लादने वाले, जो मतलब जो इसके क्या बोलेंगे यार, जो भी थे, मतलब उन पर इतना सोना लाद के गया कि ये कंप्लीट हो गए वो, है ना। और इससे कुछ तो बीच में छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर आ नहीं पा रहा था। सोचो, इतना ज़्यादा धन लूट के लेके गया 17 बार आक्रमण में। सबसे ज़्यादा जो धन का लूट हुई वो हुई सोमनाथ में, इसीलिए उसने बोला कि भारत में मंदिरों में सबसे ज़्यादा धन जो है वो मंदिरों में है। तो महमूद गजनवी द्वारा 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित शिव मंदिर, सही है माइक चल रहा है, शिव मंदिर अतुल धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का शासक अनिल बाढ़ का भीमदेव बिना युद्ध किए ही भाग गया। सोमनाथ का गुजरात का शासक था भीमदेव, जो बिना युद्ध किए ही भाग गया, और महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। ये समझ में आ गया, अच्छे से चीज़ समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। देखो, कुब्बत से समझ में आ रहा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुब्बत कुतुबुद्दीन। तो भैया सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि कुब्बत से कुतुबुद्दीन, यानी कि इसका जो निर्माण कार्य करवाया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अब कहाँ करवाया? तो भैया ये करवाया है दिल्ली में, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद। तो तुर्क कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की तो था, तो तुर्कों के द्वारा, गुलाम वंश का शासक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का शासक था उसके द्वारा, यानी कि तुर्कों के द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। स्थान है मेहरौली, दिल्ली। इसकी विशेषता जो है वो ये है कि हिंदू मुस्लिम शैली की पहली मस्जिद भारत में जो है वो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। अब देखो भैया, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों आया? बताओ कोई। मैंने अभी मतलब डिस्कस किया है एक टेस्ट सीरीज़ में कि जो साइमन कमीशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, क्रिप्स मिशन के बारे में जो मैंने डिस्कस किया था, है ना। तो साइमन वापस जाओ, वो सारी मैंने एक स्टोरी टाइप की एक आपको सुनाई थी। तो वही तो है यार, मैंने बताया था ना कि इसकी असंतुष्टि से ही तो बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया 1929 में, है ना। साइमन कमीशन की असंतुष्टि से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। 1929 में तत्कालीन वैश्विक मंदी इसका कारण थी। उस समय की जो वैश्विक मंदी चल रही थी, विश्वव्यापी मंदी चल रही थी, वो भी इसका कारण थी। गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगें थी, उनको स्वीकार करना भी इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण था कि भाई उनको भी स्वीकार किया जाए। भारतीयों द्वारा तैयार नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार करी, उसको अस्वीकार कर दिया गया। ये भी असहयोग आंदोलन के उत्पन्न होने का, यानी कि उसको शुरू करने का एक कारण रहा। और कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य, कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता चाहता था, जो कि साइमन कमीशन के लोगों ने उस तरह की चीज़ें नहीं मानी थी। तो वो चीज़ें जो है साइमन कमीशन
पहली सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो ये है कि साइमन कमीशन से भारतीयों की असंतुष्टि, 1929 की तत्कालीन बंदी, 11 सूत्रीय मांगों को स्वीकार करना, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस की पूर्ण स्वाधीनता का जो लक्ष्य है वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारणों में गिना जाता है। तो ये एक सेकंड कहाँ जा रहा है भाई, ये हैं सारे के सारे पॉइंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के कारण रहे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यार, ये 2 और 3 मार्कर चल रहे हैं भैया, और क्या चाह रहे हो, मतलब 5 पॉइंट है वो, आपको सिर्फ 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं, बहुत हैं बस, है ना। तो वो सबको समझाने, आपको बताने के लिए उन्होंने दे दिए हैं। अवैध समाज क्या था, तो वेद समाज की स्थापना किसने की थी, वेद समाज की स्थापना की थी एक व्यक्ति थे जो केशव चंद्र सेन जी हैं, जो वो पता है ना आपको, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, तो वो वाली पूरी की पूरी कड़ी चलती आ रही है यहाँ पर। तो केशव चंद्र सेन की जो है प्रेरणा से, उनके मोटिवेशन से, उनके अगुवाई में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री धरालू नायडू, साउथ के हैं। इन्होंने जो है वेद समाज की स्थापना करी, कहाँ पर, मद्रास में। अब वहाँ के व्यक्ति हैं तो कहाँ स्थापना करेंगे, मद्रास वाली एरिया में स्थापना करेंगे। तो देखो स्थापना देख लो कि वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई, कहाँ, 1864 में की गई, कहाँ, मद्रास में स्थापना की गई। किसके संस्थापक कौन थे, एक सेकंड, संस्थापक कौन है, श्री धरालू नायडू इसके संस्थापक हैं। और इसकी जो विशेषता है वो है ये है कि 1864 में केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के दौरान इससे प्रेरणा मिली और मद्रास में इन्होंने स्थापना कर दी। उसी समय हल्की हाल प्रेरणा लेकर तुरंत ही स्थापना कर डाली, ये समझो आप। तो इसका समाज सुधार संस्था थी, क्या थी, वो सारी की सारी समाज सुधार संस्थाएं हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, ये सब समाज सुधार संस्था ही तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपका लैंड होल्डर सोसाइटी। अब देखो भैया, लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बंगाल के जो जमींदार हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना बंगाल के बड़े बड़े जमींदार थे, जिसमें कि टैगोर साहब का परिवार भी आता था, है ना। बहुत बड़े बड़े जमींदार थे जिनके द्वारा इस सोसाइटी की स्थापना की गई। और इस मतलब एक ऐसा मतलब राजनीतिक रूप से जो ज़मीन के लिए आंदोलन या फिर हमारी जो लैंड के लिए जो आंदोलन था, ये एक पहला आंदोलन देखने को उस समय मिलता है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के लिए आप देखें तो इसकी स्थापना बंगाल के जमींदार द्वारका नाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, राजा काली कृष्ण ठाकुर, ये सब छोड़ो आप तो नाम है ना, इतना लिखो बस। इसकी स्थापना बंगाल के जमींदारों तथा बंगाल के बड़े बड़े जमींदारों द्वारा 1838 में की गई। क्या की गई, बंगाल के बड़े बड़े जमींदारों द्वारा सन 1838 में की गई। इसके जरिए उन्होंने भूमि के अतिक्रमण व अपहरण का विरोध किया। तो अंग्रेजों के द्वारा जो भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा था उसका किसने विरोध किया, लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारा उन्होंने इसका विरोध किया। इस प्रकार यह पहला संगठित राजनीतिक प्रयास था अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट आ जाता है कि आपका पंजाब मेल हत्याकांड को समझाओ। तो भैया जो मध्य प्रदेश में एक खंडवा नाम का जिला है, जिसे पूर्वी निमाड़ या पश्चिमी निमाड़ क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ कि खंडवा को पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है या पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है खंडवा, वहाँ का रेलवे स्टेशन था जिसमें एक रेलगाड़ी आने वाली थी जो कि पंजाब मेल रेलगाड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो 3 व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक था दलपत राव, एक था खुशवंत सिंह और एक थे देवनारायण तिवारी साहब। इन तीनों क्रांतिकारियों ने इस जो रेलगाड़ी थी इसमें से हथियार लूटने का प्लान बनाया। तो ये था पंजाब मेल हत्याकांड। अब देखो डेट देख लो, 23 जुलाई 1931 को यह घटना घटी। खंडवा रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल रेलगाड़ी को लूटने के बाबत, है ना, लेफ्टिनेंट हैक्सन एवं मेजर शाहीन की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी इन्होंने, लेफ्टिनेंट हैक्सन जो कि ट्रेन में सवार थे और एक थे मेजर शाहीन, उनकी दोनों की हत्या कर दी। और क्रांतिकारी जो देवनारायण तिवारी साहब, ये तिवारी जी हमारे शायद रीवा के थे या सतना के थे, ऐसा कहीं से थे। ठीक है, देवनारायण तिवारी रीवा या सतना के क्रांतिकारी थे। यशवंत सिंह बुंदेला ये दमोह के थे और एक थे दलपत राव। ये तीनों व्यक्ति थे, तीनों क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया, इस पंजाब मेल हत्याकांड को। तो डेट याद रखना महत्वपूर्ण है, 1931 को हुआ था, खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। लेफ्टिनेंट हैक्सन और मेजर शाहीन की हत्या कर दी गई और 3 क्रांतिकारियों ने हत्या करी। किसने, देवनारायण तिवारी, यशवंत सिंह बुंदेला और दलपत राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब आपका कि आल्हा गायन क्या है। तो आल्हा गायन, आला उदल की कथा भैया बुंदेलखंड वाले एरिया में फेमस है। आला उदल मलखान ये महोवे के जो है राजा थे। ठीक है, ये जो क्या था, वो जो शासक थे, चंदेल वंश के जो शासक थे, उनके मतलब सेनापति थे, ऐसा मानो वो सेनापति थे। इनके क्या नाम था उनका, चंदेल वंश के शासक, जो नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है मुझे, परमारवी देव, हाँ परमारवी देव के ये जो सेनापति थे। ठीक है, ये
बुंदेल क्षेत्र में इन्होंने इनका भी फिर राज्य स्थापित हुआ। और ये गढ़ महोबा, महोबा एक जगह है वहाँ पर, छतरपुर वाले इधर अशोकनगर वाले इस एरिए में, वहाँ पर ये इनका शासक था। और ये ऐसा बोले जाते हैं कि माँ शारदा के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। तो उधर बहुत बड़ा एक गायन चलता है, बहुत बड़ी कथा है इसकी पूरे बुंदेलखंड वाले एरिए में, है ना। तो बुंदेलखंड का प्रमुख गायन है आला खंड कहानियाँ जागनिक द्वारा लिखी गई हैं, है ना। बोला ना मैंने, इनकी कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं, उधर आप जाएंगे तो आपको घर घर में इनकी किताब मिलेगी। जागनिक के द्वारा लिखी गई हैं। जागनिक द्वारा लिखी आल्हा उदल की 52 लड़ाइयों में के गायन के रूप में दर्शाया गया है। यह हिंदी गद्य शैली में वीर रस काव्य है। आल्हा गायन के बारे में बात हो रही है तो हम उनके बारे में ही बात करेंगे, गायन के बारे में। अब उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊँ कि एक्चुअली क्या था, ये 3 भाई थे, आला, उदल और मलखान, है ना। अब आला क्या थे, आला जो है वो उनको वरदान था अमरता का। उदल व्यक्ति जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मलखान नाम का जो इनका भाई था, उसको मतलब ऐसा था कि उसके ना पैर में एक ब्लैक तरह का स्पॉट था या तिल था, तो उसको ये वरदान प्राप्त था, जब तक उस मतलब जो ब्लैक स्पॉट है उसको कोई 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर देता या फिर किसी भी भाले या किसी भी तीर के द्वारा, तब तक उसकी डेथ नहीं होगी, तब तक वो मरेगा नहीं। तो ऐसा मतलब बहुत बड़े बड़े वरदान थे। और इनकी जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा मतलब वीर योद्धा टाइप की थी, है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका भीमबेटका। तो भीमबेटका कहाँ है भैया, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इनकी जो खोज की हुई थी वो की थी विष्णु वाकड़कर महोदय के द्वारा इनकी खोज की गई थी। 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है। तो इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि आपका रुद्र प्रताप बुंदेला। तो भैया रुद्र प्रताप बुंदेला जी के बारे में हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओरछा रियासत जो थी उसके रुद्र प्रताप बुंदेला साहब जो है ओरछा रियासत के संस्थापक थे, है ना। और बहुत ज़्यादा वीर, बहुत ज़्यादा बहादुर टाइप के व्यक्ति थे। और जब 1520 या 30 के लगभग इनका जो समय काल था वो है ना, 1520-25 ऐसे इसी समय के मतलब ये शासक हैं। ये देखो ये लिखा तो है भैया, बुंदेला नई राजधानी ओरछा की नींव 5 अप्रैल 1931 में रखी गई। तो 1931 में बताया ना, 1530 के लगभग इनका शासन रहा। और ओरछा रियासत में आदि पुरुष रुद्र प्रताप बाबर के समकालीन थे। इन्होंने सिकंदर और इब्राहिम लोदी इन दोनों के साथ युद्ध किया। रुद्र प्रताप बड़े नीतिज्ञ थे, यानी कि मतलब बहुत राजनीतिक थे, मतलब किसी नीतिबद्ध लड़ाइयाँ लड़ते थे। ग्वालियर के तोमर नरेशों से उनके मित्रतापूर्वक संबंध थे। रुद्र प्रताप मृत्यु के बाद भारती चंद गद्दी पर बैठा। ये वही भारती चंद व्यक्ति है जिसने क्या बनवाया, जिसने रामलला मंदिर जो है ओरछा में बनवाया, इसी व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया, भारती चंद के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी गौहर महल। तो गौहर महल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। गौहर बेगम के द्वारा बनवाया गया। इन गौहर बेगम का जो उपनाम था, यानी कि जो एक निक नेम था, वो कुदसिया बेगम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो विशेषता है वो ये है कि भारत और इस्लामिक वास्तुकला का इसमें संगम है। गौहर महल में कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा विशेषता है नहीं है जिसके बारे में लिखे, तो सिंपल सी चीज़ें जिसके बारे में आपको सबको बताया। अब नेक्स्ट आ जाता है कि भैया लाल बाग पैलेस, सबने देखा होगा, सबने घूमा होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में लाल बाग पैलेस स्थित है ना। निर्माण इसका शिवाजी राव होलकर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। स्थान जो है वो इंदौर है। और जो उपयोग किया जाता है होलकर शाही परिवार के द्वारा मेजबानी की जाती है। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज़ बताऊँ, अगर कभी जाना है तो देखना यार, ये हम जब कलेक्ट्रेट के आगे से निकल जाते हैं इंदौर में, तो वहाँ पर जो एक ब्रिज चढ़ते हैं, तो ब्रिज जैसी फिनिश होता है, जैसे ही खत्म होता है वैसे ही लेफ्ट हैंड पर जो है लाल बाग पैलेस है, बहुत बड़ा पैलेस है। तो अब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बाकायदा दिख जाएगा कि जो महारानी जी थी वो, ये इनका बेड था, है ना, ये इनका शयनयान था, ये शयन कक्ष था, ये डाइनिंग टेबल थी, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ दिखेंगी, है ना। तो आप अच्छे से जाओ, घूम के आओ और ऑब्जर्व करो उसे, बिल्कुल आपको अच्छे से दिख जाएगा ना। मैं गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका कि अब ये 5 मार्कर स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर तो 5 मार्कर में देखो 15 3 मार्कर हो गए, मैंने बताया था, देखो 15 हो गए। तो 15 क्या करने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो 3 मार्कर करेंगे 15 और 5 मार्कर करेंगे 10। 11 मार्कर का मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें सारे के सारे 11 मार्कर कंपाइल होंगे। एक टेस्ट सीरीज में 5 11 मार्कर ये देते हैं, तो 5-5 करके अगर हम 10 सेट टेस्ट सीरीज लगाएंगे मान के चलो, तो 50 11 मार्कर में एक जगह कंपाइल कर लूँगा, एक जगह अलग से निकाल के रख लूँगा और फिर उसे हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो अलग से सेपरेट वीडियो बन जाएगी 11 मार्कर की। हाँ यार, एक बात और, इतनी मेहनत लगती है, थोड़ा अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो मैं ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है
कंटेंट और आपको समझ आ रही है, तो कंटेंट तो उन्हीं का है, अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सप्लेन करना मेरा समझ में आ रहा है, मेरा समझाना समझ में आ रहा है आपको। और ये हमारे जो मुहिम चला रहे हैं हम टेस्ट सीरीज़ वाली, जिसके थ्रू सबको ये चीज़ पता चल रही है ना, एक टेस्ट सीरीज क्या यार, कंटेंट बहुत सारा है, सबके पास टेस्ट सीरीज़ है, हज़ारों पचासों टेस्ट सीरीज हैं, ढेर लगा पड़ा है मोबाइल में, पूरी टेलीग्राम में इतनी सारी टेस्ट सीरीज आ रही हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन पढ़ कोई नहीं पाता, ना कोई समझ पाता। तो इसे सुनने से आप वो चीज़ कर पा रहे हैं, वो चीज़ हो पा रही है तो अच्छी चीज़ है। और अगर ये चीज़ हो पा रही है तो आपका एक छोटा सा प्रेस करने में सब्सक्राइब बटन पर क्या ही जा रहा है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लाल बाग पैलेस हो गया ये। अब भैया 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि शातकर्णी, अब देखो शातकर्णी नहीं है, ये है शतकर्णी। पहली बात तो शतकर्णी प्रथम का टिप्पणी लिखिए। तो शतकर्णी प्रथम कौन है? तो शतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का प्रमुख शासक है। इसने अनूप प्रदेश यानी कि जो अनूप प्रदेश है, जो निमाड़ वाला जो क्षेत्र है, और विदर्भ यानी कि बरार पर आधिपत्य किया। तो जो निमाड़ वाला क्षेत्र था वो, और बरार वाला जो महाराष्ट्र के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो बरार में आ जाता है, विदर्भ क्षेत्र में आ जाता है, इस पर आधिपत्य किया। इसने अपनी राजधानी अमरावती बताई। अब देखो, जो सातवाहन वंश का शासक था शतकर्णी प्रथम, इसने इसकी राजधानी क्या थी? अमरावती इसकी राजधानी थी, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसने सर्वप्रथम दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण करी एवं दक्षिण की ओर अपना राज्य विस्तार किया। तो किसकी उपाधि धारण करी? दक्षिणाधिपति, है ना, दक्षिण का अधिपति, इसकी उपाधि धारण करी और दक्षिण की ओर इसने अपना राज्य बढ़ाया। इसने ब्राह्मणों एवं भूमि को अनुदान में दी गई। तो ब्राह्मणों को जो है भूमि के, ब्राह्मणों एवं बौद्ध दोनों को भूमि अनुदान दी गई। ठीक है, यह भूमि दान देने वाला पहला अभिलेखीय साक्ष्य है जो भूमि दान देता है शतकर्णी प्रथम का, है ना। इसके बारे में साक्ष्य ये है कि नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है कि जिसे इसकी रानी नागानिका ने उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये देखो, ये इसको छोड़ो, आप एक काम करो, इस पॉइंट को छोड़ो, अगर समझ में आ रहा है लेकिन अच्छी बात है, लेकिन फालतू उस समय भूल जाओगे, ज़्यादा टिपिकल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शतकर्णी प्रथम किस वंश का शासक था वो लिख दो, कौन कौन से क्षेत्र जीते वो लिख दो, इसकी राजधानी क्या थी वो लिख दो, इसने जो उपाधि धारण करी थी वो क्या थी वो लिख दो, और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए ये लिख दो। ठीक है, तो शतकर्णी प्रथम के बारे में अच्छी खासी टिप्पणी हो जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या गुप्त काल को धार्मिक सहिष्णुता का काल कहा जा सकता है? धार्मिक रूप से सहिष्णु मतलब समझते हो ना आप, है ना। तो धार्मिक सहिष्णुता का काल कहा जा सकता है, तर्क दीजिए। अब देखो, गुप्त शासक वैष्णव धर्म के थे, मानते हैं कि गुप्त शासक जो है वैष्णव धर्म को ही सपोर्ट करते थे, वो वैष्णव धर्म को मानते थे। लेकिन वैष्णव धर्म की उन्नति का ये जो साल था, ये जो काल था, साल नहीं, ये जो काल था वो वैष्णव धर्म की उन्नति का ही काल था। इस काल में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, धार्मिक रूप से सहिष्णु थी, इसीलिए तो मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने धर्म को प्रजा पर लादा नहीं, सबको अपने धर्मों का मतलब उनको मानने का ऐसा बोला गया। अजंता एलोरा तथा बाग की गुफाओं में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों को इसमें देखा जा सकता है। दान व सरकारी नौकरियों में भी धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति ये देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति था अमरकदेव, वो जो कौन था? ये पता ही नहीं यार, नाम थोड़ा बोलने में नहीं आ पा रहा है। अमरकर्दव कौन था? वो बौद्ध था। बौद्ध भिक्षु शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त था। देखो कितना रूप से धार्मिक रूप से सहिष्णु हुए कि भैया नालंदा जैसे बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना करी कुमारगुप्त ने, है ना, गुप्त वंश का जो शासक था। चीनी यात्री जो फाहियान था वो गुप्तों की धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा करता है। तो गुप्त जो शासक थे वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने वैष्णव धर्म की उन्नति में बहुत सारा योगदान दिया। इस काल में इन्होंने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में काफ़ी हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया, है ना। अपनी ये जो शासक थे वो अपनी जो प्रजा थी उस पर भी किसी प्रकार का ऐसा अपने धर्म को थोपते नहीं थे, जिसको जो मानना है सहिष्णु रूप से वो मान सकते। सहिष्णु है मतलब अपनी बात को मानने के साथ साथ दूसरे की बात को भी स्वीकारना, है ना। जैसे कोई किसी व्यक्ति को मानता है, मतलब कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी मत को मानता है, कोई किसी मत को फॉलो करता है, तो आप किसी मत को फॉलो करते हैं। अब आप जिस मत को फॉलो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको किसी से द्वेष की भावना रखनी है। वो अपने को करते हैं, ठीक है भाई, तुम अपने को करो, ठीक है भाई, इसे बोलते हैं सहिष्णुता, है ना, किसी के विरोध ना करना, है ना। दान व सरकारी नौकरियों में भी धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। ये है ना बहुत हो रहा है, सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है इधर कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए।
तो मुग़ल साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो तो भैया औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही चालू हो गया था अच्छा खासा। ये चीज़ देखने को मिलती है क्योंकि अयोग्य उत्तराधिकारी है ना, ये उत्तराधिकारी देखो आप कैसे विलासी विलासी बेवकूफ़ टाइप के मतलब उत्तराधिकारी थे। आप देखें अपन आगे पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मुगल साम्राज्य का पतन सन 1526 में बाबर ने जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना की, अकबर ने जिसे साम्राज्य का रूप प्रदान किया और जहांगीर व शाहजहां जैसे जिसने सुदृढ़ किया, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही उसका पतन हो गया। बोला मैंने औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई और वहाँ से इसका पतन चालू हो गया। यद्यपि मुगल साम्राज्य के पतन पर इतिहासकारों में विवाद है, परंतु इसके पतन के जो सामान्य कारण है वो हम तो बता ही सकते हैं। भैया विवाद है तो क्या हो गया। पहला तो देखो जो मैंने बताया वही आ गया कि अयोग्य उत्तराधिकारी। तो 1507 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की 1507 में लिख लो, अगर नहीं लिखा यहाँ पे तो कोई 1507 में भैया एक निबट गए हैं। मृत्यु होने के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वे इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कर सकें। 1720 में ही मुगल साम्राज्य से कई राज्य स्वतंत्र हो गए, जैसे बंगाल, हैदराबाद और कर्नाटक। तो 1720 में ही कई सारे राज्य स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट आ जाता है कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरवादी जो नीति थी वो भी इसके सपतन का कारण बनी। औरंगजेब की धार्मिक एवं राजपूत विरोधी नीतियां, औरंगजेब के विपरीत धार्मिक एवं राजपूत नीतियों ने मुगल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वाले लोगों को असंतुष्ट कर दिया तथा साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तो धार्मिक असहिष्णु वाली जो नीति थी ना, कट्टरता वाली नीति थी ना, उसने जो अलग जो जैसे ही ये मरा, जैसे ही निपटा, उसके बाद उनको प्रेरित कर दिया कि यार इसने बहुत ज़्यादा अपना शोषण किया है, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहे हैं हमसे। अब जैसे ये खत्म हुआ वैसे ही सब लोग अपने अपने में लग गए। नेक्स्ट आ जाता है कि औरंगजेब की दक्कन नीति। अब औरंगजेब की दक्कन नीति समझो कि औरंगजेब की दक्कन नीति पूर्व के शासकों के विपरीत थी। जो पुराने जो शासक थे वो दक्कन नीति उनके अलग तरह की थी। ठीक है, उसने संपूर्ण दक्षिण में प्रवेश करने पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का प्रयास किया कि केंद्र से शासन चलेगा, ऐसा रखा। ये नहीं कि भैया किसी को अपॉइंट कर देगा और अपने अधीनस्थ शासन करवाइए, बोला था नहीं, यहीं से सेंट्रल से शासन करेगा, जिसके कारण उसका लगातार मराठों से संघर्ष होता रहा और मुगल सेना जो है वो कमज़ोर होती गई। ये है दक्कन की नीति कि उसने चाहा कि भैया केंद्र से शासन करेगा, यहीं से ऑर्डर फरमान जाएगा, है ना, राष्ट्रपति की तरह जो यूट्यूब में चलता है वो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता था। वहाँ पर आप किसी को अपॉइंट कर देते, वो बढ़िया असर से शासन चलाता, सेंट्रल पोजीशन यहाँ बनी रहती। अब आता है कि मनसबदारी एवं जागीरी संकट। अब जो अकबर ने जिस चीज़ को समझा, जो मनसबदार बना दिए, अपने राजपूतों को अपने पक्ष में ले लिया, है ना, जो हमेशा लड़ने को तैयार थे, वरना राजपूतों से संघर्ष होता तो अपनी सेना को हानि होती। तो अकबर ने जिस तरह की समझदारी दिखाई वो इसने यहाँ नहीं दिखाई। तो युगल नहीं है, ये मुगल है। मुगल साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक संकट भी था। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबों को इतनी लापरवाही में बांटा गया कि बेनागिरी की स्थिति आ गई। बेनागिरी मतलब खजाना ही खत्म हो गया भैया, ऐसा स्थिति आ गई कि तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं बचा आ गई, और उसने मुगल साम्राज्य के पतन को अहम भूमिका निभाई। मनसबों को अच्छे से नहीं बांटा गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन कि बलबन द्वारा राजस्व को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में कि बलबन की राजस्व नीति को समझाइए, है ना। तो जो बलबन था उसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है ना। बलबन का जो शासक था वो 1266 से लेकर 1287 तक रहा। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने शासन के कुछ निश्चित सिद्धांतों तथा आदर्शों पर अपने जो शासन था, जैसे सजदा, पेबोस, ऐसी सारी बहुत सारी इसने प्रथाएं चालू करी, है ना, जैसे वो खून एवं रक्त की नीति, बहुत सारी इसने चीज़ें, बहुत सारी रूल्स लागू किए अपने शासनकाल में। तो बलबन राजस्व की प्रभावी बनाने हेतु बलबन के निम्न कार्य, अब देखो इसके जो कार्य देखो। बलबन अपने को फिरदौसी के शाहनामों में वर्णित अफरासियाब वंशज मानता था। अब देखो मेरी बात सुनो, ये इसको छोड़ो, ऐसा लिखना है अपने को कि फिरदौसी के शाहनामा के अनुसार बलबन अपने आप को अफरासियाब वंश का जो वंशज था वो मानता था। उसने शासन को ईरानी आदर्श रूप में अपने शासन को सुव्यवस्थित किया। ठीक है, अब आ जाता है बलबन का पहला, एक मिनट रुकिए, और क्या है ये, बलबन पहला ऐसा भारतीय मुसलमान था जिसने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण करी। किसकी? जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण करी। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ जाता है कि बलबन पहला ऐसा भारतीय मुसलमान था जिसने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण करी। शासक की दैवीय उत्पत्ति के सिद्ध करने के लिए बलबन ने अपने दरबार में सिजदा यानी कि जमीन पर सिर रखकर और पेबोस यानी कि प्रथा करने की आरंभ चीज़ें के लिए। सजदा मतलब ज़मीन पर सिर रखकर वो जो शासक हैं, जो बलबन है, उसका शुक्रिया अदा करो, मतलब उसको लिए सर झुकाओ, और पेबोस की प्रथा मतलब पैरों को चूमो।
की प्रथा प्रारंभ करी। बलबन ने अपने दरबार में ईरानी त्यौहार नौरोज़ मनाने की प्रथा शुरू कर दी, क्योंकि भैया इसका जो शासन था वो ईरानी आदर्श के रूप में ही व्यवस्थित था, तो इसने ईरानी त्यौहार को भी एक महत्वपूर्णता दे दी। वह उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग में भेद करता था, वह गैर तुर्की को कभी उच्च पद पर नहीं रखता था। जो भी गैर तुर्की व्यक्ति हैं उनको कभी भी उसने उच्च पद पर नहीं रखा बलबन ने अपने राजस्व के अंतर्गत, है ना। राजत्व यानी कि राज्य में नीति जो तत्व है, राज्य के जो तत्व है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। रक्त की शुद्धता व कुलीनता पर बल दिया, है ना। ये देखो, रक्त एवं लोह की नीति में विश्वास रखा। वे अपने विपक्षियों एवं विद्रोहियों को का क्रूरता के साथ दमन करता एवं उनके परिवार को गुलाम बना लेता था। क्रूरता से विद्रोहियों का दमन करता और उनके परिवार को क्या करता, अरे यार क्या हो रहा है यार गला बड़ा खराब हो रहा है, अपने उनके परिवार को गुलाम। तो ये जो नीति थी ना वो बलबन की राजत्व नीति थी। समझ में आ गया किस वंश का शासक था। जिले लाई की उपाधि धारण करी, अपने दरबार में सजदा पेबोस की प्रथा चलाई, ईरानी त्योहार नवरोज को मनवाया, गैर तुर्कियों को कभी भी उच्च पद पर नहीं रखा, रक्त की शुद्धता एवं कुलीनता पर बल देता था। इसने लोह एवं रक्त की नीति चालू करी और अपने विद्रोहियों को क्रूरता से दमन करता था और उनके परिवार को गुलाम बना लेता था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्व कौन कौन से, अब देखो भैया, भारत को जो स्वतंत्रता मिली यानी कि हम जब आज़ाद हुए तो इसमें कौन कौन से सहायक तत्व हैं जो मददगार रहे। तो हमारे क्रांतिकारियों ने तो युद्ध किया, मतलब लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, कई आंदोलन किए, सब बड़े बड़े लोग थे, है ना, इंटेलेक्चुअल लोग भी थे जो पाश्चात्य संस्कृति के जो मतलब थोड़ा सा फेवर करते थे, उन लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तो सब ने, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, ये सब तो थे ही थे, इनको तो सबको आप जानती हो फ्रंट लाइन में। लेकिन दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सब लोग भी थे। इन सब लोगों भी, उन चीज़ों को भी नहीं भुलाया जा सकता। इनफैक्ट मेन चीज़ तो वहीं से स्टार्ट हुई। तो अब सहायक तत्वों के बारे में हमें एक संक्षेप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं अगर हम चाहें तो सहायक तत्व थे, पहला ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश शक्ति का ह्रास होना। ब्रिटिश लोगों पे ताकत ही नहीं बची किसी जगह शासन करने की, क्योंकि कहीं भी अगर विद्रोह हो जाता तो उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, ना ही इसका धन बचा है कि वो कहीं और विद्रोह को दबा पाते। ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वो निपट चुके थे। एशिया में होने वाले अनेक आंदोलनों का भारत पर प्रभाव पड़ना। 1945 के पश्चात ब्रिटेन में शासन करने वाले मजदूर पार्टी का उदार दृष्टिकोण। जो मजदूर पार्टी 1945 के जब चुनाव में, तो जब मजदूर पार्टी जीती तो उनका जो दृष्टिकोण था वो उदार था, तो इसलिए भी हमको जो है स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुआ। भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ब्रिटेन पर अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, है ना, इसलिए हमको स्वतंत्र किया गया। भारत में हुई शक्तिशाली आंदोलन, तो इनको तो भुला ही नहीं जा सकता। शक्तिशाली आंदोलनों से भी ये लोग डर गए कि भाई दोबारा अगर कहीं ऐसा बड़ा आंदोलन आ गया सामने तो कैसे रोका जाएगा। साम्यवाद का भय, उधर रसिया वाला जो साम्यवाद चल रहा है उसका भी भय था इनको। सेना में असंतोष का व्याप्त हो जाना, माउंटबेटन की योजना को लीग तथा कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लेना, इन्होंने भी स्वीकार कर ली। तो अब तो भैया इनको आज़ाद करने में ये सहायक तत्व हुए हमारे लिए। तो बहुत ब्रीफ तरीके से इसको लिख दिया गया है, बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया गया है, ब्रीफ तरीके से समझाने की कोशिश की गई है और अच्छा आंसर है। 5 मार्कर के हिसाब से अपन लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट आ जाता है कि रंपा विद्रोह को समझाइए। तो रंपा विद्रोह प्रमुख एक आदिवासी विद्रोह था। इसका जो क्षेत्र था वो था गोदावरी के आसपास का क्षेत्र, यानी कि आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। इसकी जो अवधि थी वो 1922 के लगभग थी। रंपा विद्रोह 2022 में रंपा विद्रोह के 100 वर्ष पूर्ण हो गए। अच्छा, इसको देखो 1922 आ गया तो आप ये लिख सकते हो कि सन 2022 में अभी हाल ही में रंपा विद्रोह को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट डल जाएगा और आपका आधा नंबर पड़ जाएगा, ठीक है। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। सीताराम राजू को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली और आदिवासी कल्याण हेतु इन्होंने हिंसा को आवश्यक मानते थे। ये कि आदिवासी कल्याण के लिए हिंसा जरूरी है भैया, वो तो करनी ही पड़ेगी। इसका जो कारण था वो था साहूकारों के द्वारा शोषण किया जाना, है ना, आदिवासियों का जो है शोषण हो रहा था साहूकारों के द्वारा, और वन कानूनों का विरोध किया जाना, है ना। 1924 में सीताराम राजू की हत्या करके विद्रोह को कुचल दिया गया। तो ये यहाँ पर विद्रोह निपटा दिया गया। सीताराम राजू जो मेन लीडर थे उन्हीं की हत्या कर दी गई और आंध्र प्रदेश में ये विद्रोह दबा का दबा रह गया। रंपा विद्रोह अभी समझ में आ गया ना। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आदिवासी विद्रोह था, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में बना। 1922 में इसकी मतलब शुरुआत हुई, अवधि ये थी 1922 में इसकी शुरुआत हुई और इसका नेतृत्व किया सीताराम राजू के द्वारा नेतृत्व किया गया। सीताराम राजू जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली, लेकिन इन्होंने बोला कि आदिवासियों की
स्वतंत्रता के लिए, आदिवासियों के लिए, कल्याण के लिए हिंसा जरूरी है, बिना हिंसा के आंदोलन नहीं हो सकता। कारण क्या था? साहूकारों के द्वारा शोषण और जो वनों के द्वारा जो कानून लगाए जा रहे हैं वो, और जो है 1924 में विद्रोह को दबा दिया गया क्योंकि जो इनके लीडर थे उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट आ जाता है कि आपका निमाड़ की लोक चित्रकला के बारे में बताइए। तो निमाड़ की लोक चित्रकला, ठीक है, लोक चित्रकला, लोक यानी कि जो वहाँ की क्षेत्र है, जो उस स्पेसिफिक जो निमाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ की जो, एक सेकंड क्या हुआ यार, हाँ तो ठीक है, निमाड़ की लोक चित्रकला के बारे में बताइए। निमाड़ की लोक चित्रकला, ये देखो, पगल्या चित्रकला निमाड़ के क्षेत्र की प्रसिद्ध चित्रकला है। इसमें पहले शिशु के जन्म पर शुभ संदेश के रूप में चित्र अंकित किए जाते हैं। क्या है चित्रकला? पगल्या एक क्या है, हाँ, पगल्या चित्रकला निमाड़ की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। इसमें जब शिशु का जन्म होता है तो तब घर के जो है शुभ संदेश के लिए चित्र जो है वो अंकित किए जाते हैं। कंचाली भरना, विवाह के अवसर पर विवाहित जोड़े के मस्तिष्क पर कंचाली भरी जाती है। तो विवाह, कंचाली भरना क्या होता है? विवाह के अवसर पर विवाहित जोड़े के जो मस्तिष्क होता है, यानी कि जो दिमाग होता है, उस पर कंचाली भरी जाती है। एक है ईरत, तो यह विवाह के अवसर पर चित्र को बनाया जाता है। इसमें कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। एक है थापा, तो थापा में क्या हो जाता है? इस अवसर पर गेरू, हल्दी तथा गोबर से हाथ की थाप बनाई जाती है घरों पर, ठीक है। मूर्धन क्या होता है? मूर्धन क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र में दीपावली त्यौहार के अवसर पर मनाया जाता है। एक होता है जिरौली, जिरौती तो मेरे को भी पता है यार, हरियाली अमावस्या के दौरान बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाग भित्ति चित्र। तो नाग पंचमी के दिन निमाड़ अंचल तथा बघेलखंड में महिलाओं घर की भीतरी दीवारी पर गेरू तथा गोबर के गोले से दूध पीटते हुए नाग नागिन के जोड़े को रेखांकित करती हैं। सांझा फूली, यह चित्रकला संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है। कुंवारी लड़कियों द्वारा भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। एक है गुदना, हाथ पैरों पर जो है गुदना मढ़वाया जाता है। गुदना वगैरह, वो जो टैटू वगैरह होते हैं ना आजकल, वैसे टाइप के गुदना होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देख लेना यार आप, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया फ्रेम किया गया है। वैसे तो अगर चित्रकला के बारे में आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये रहा, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक व धार्मिक विरासत के रूप में संरक्षित गुप्तकालीन मंदिरों का उल्लेख करो। तो भैया गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। एक तो हो गया भूमरा का विष्णु मंदिर, नचना कोठार मंदिर जो कि पन्ना जिले में स्थित है ना। एक हो गया तिगवा का, जबलपुर का तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो हो गया। ये गुप्तकालीन मंदिर इतने सारे के सारे, है ना। हाँ, एक ऐरण का जो अभिलेख है वो भी हो गया सागर जिले में, है ना। ये देखो इसमें लिखा भी है, मध्य प्रदेश ऐतिहासिक व धार्मिक विरासत के रूप में संरक्षित गुप्तकाल मंदिरों का संरक्षण किया गया है। इसमें एक है ऐरण का विष्णु मंदिर जो कि सागर जिले में स्थित है। इसमें विष्णु व बरहा की प्रतिमा, एक गरुड़ स्तंभ है। विष्णु की प्रतिमाएं, बरहा की प्रतिमाएं व एक गरुड़ स्तंभ भी है। एक है भूमरा का विष्णु मंदिर। तो भूमरा का जो विष्णु मंदिर है वो सतना जिले में स्थित है। इसकी जो खोज है वो राखलदास बनर्जी साहब के द्वारा की गई थी। इसमें एक मुखी शिवलिंग है। तो भूमरा के शिव मंदिर में क्या है, भूमरा का जो विष्णु जी का मंदिर है उसमें एक मुखी शिवलिंग है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। एक है तिगवा का मंदिर। तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो, तिगवा कहाँ है? तिगवा जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में तिगवा का विष्णु मंदिर स्थित है। एक है नचना कोठार मंदिर जो कि पार्वती का मंदिर है, जो पन्ना जिले में स्थित है। एक है नागौद में सतना का शिव मंदिर है, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। एक है खो, ये मुझे जानकारी नहीं थी इसकी, खो जो है वो सतना का शिव मंदिर है। यहाँ 8 दान पात्र भी मिलते हैं। खो कहाँ है? खो सतना का शिव मंदिर है, यहाँ 8 दान पात्र भी प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त मंदिर ईंट पत्थर से बने हुए हैं। इसमें वर्गाकार गर्भगृह तथा लघु आकार का मंडप मिलता है। इसमें वर्गाकार गर्भगृह मिलता है तथा लघु आकार का एक छोटा सा मंडप भी देखने को मिलता है मंदिरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देवी अहिल्याबाई होलकर के निर्माण कार्यों पर प्रकाश डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, और पूछा ही जाता है और पूछा ही गया है बहुत बार, ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर के निर्माण कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो इसकी भूमिका ये है कि रानी अहिल्याबाई ने भारत में भिन्न भिन्न भागों में अनेक मंदिर बनवाए, धर्मशालाएँ, अन्य, देखो अब मैं बताऊँ, जो बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ना वो अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। जो मणिकर्णिका घाट है ना वो देवी अहिल्याबाई जी के द्वारा बनाया गया।
ये चीज़ें बहुत, ऐसा नहीं है सिर्फ मध्य प्रदेश में, बहुत जगह भारत में कई जगह इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, बावड़ियों का निर्माण करवाया। अब देखो मुख्य भाग देखो इनके निर्माण करके, कलकत्ता से बनारस तक सड़क बनवाई, ये लो, ये तो मुझे भी नहीं पता था। कलकत्ता से बनारस तक जो है सड़क अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाई गई। बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया, है ना। गया में विष्णु मंदिर उनके द्वारा ही बनवाया गया। तो गया जो है, बिहार के गया में जो विष्णु मंदिर है वो भी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा ही बनाया गया। इन्होंने घाट बनवाए, जैसे मणिकर्णिका घाट, कुआं एवं बावड़ियों का निर्माण करवाया, भूखों के लिए सदाव्रत यानी कि अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ खुलवाई। रानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, गया मंदिर, सोमनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्मशालाएं खुलवाईं। ये देखो, मैंने तो 2-3 चीज़ें बताई यार, ये तो लाइन लगी पड़ी है इनके सामाजिक कार्यों की, है ना। वे भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं और इन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। साहब ये देख लीजिए, 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया। निष्कर्ष ये निकलता है कि वे अपनी उदारता और प्रजा वात्सल्य यानी कि प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी। तो बहुत 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 ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी शासिका थी यार। आप अगर इंदौर आइए तो आपको अहिल्या नगरी के नाम से इसे जाना जाता है इंदौर को, और देखेंगे आप कि ये देवी रूप थी यार, दैवीय रूप थी, है ना, नो डाउट। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि संग्राम शाह की राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो आप देखो भैया कि संग्राम शाह की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनका उल्लेख हम करने जा रहे हैं। एक सेकंड में से थोड़ा नीचे कर लूँ, क्या है कि ये पेन का जो लाइटर आ रहा है ये यहाँ आ रहा है और उससे मुझे दिखेगा नहीं थोड़ा सा। तो एक चीज़ और याद दिला रहा हूँ यार, अगर वीडियो पसंद आ रही हो और एक्सप्लेन करना समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, है ना। हाँ भाई, और शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों को, उन्हें भी इस चीज़ का मौका मिले, पहुँचे चीज़, अगर अच्छा कंटेंट है तो उन्हें भी समझ में आनी चाहिए चीज़। संग्राम शाह की राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। संग्राम शाह पदवी गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण इन्हें अम्हाड़ दास को दी। ये छोड़ो, मेरी बात सुनो। संग्राम शाह को जो है एक उपाधि मिली थी अम्हाड़ दास, इसके कारण, एक मिनट क्या लिखा हुआ है इनका जो वास्तविक नाम था वो, उनको अम्हाड़ दास की उपाधि दी गई थी। किसके? रायसेन विजय में इन्होंने सहायता की थी, किसकी? सुल्तान बहादुर शाह की। जो शासक था, गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, इसको वो रायसेन जीतने आ रहा था, तो रायसेन विजय में संग्राम शाह ने उसकी सहायता करी, तो संग्राम शाह को इसने अम्हाड़ दास की उपाधि दी। ठीक है, अब इनकी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं वो सुन लो। तो राजनीतिक उपलब्धियां इनकी ये हैं कि ये सफल कूटनीतिक और विशाल साम्राज्य के संस्थापक हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी की इनको मित्रता थी, इनकी मतलब इनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी इब्राहिम लोदी के साथ, है ना। गुजरात के शासक बहादुर शाह की रायसेन विजय में इन्होंने सहायता करी, तो उन्होंने इसको अम्हाड़ दास की उपाधि दे दी। बाघेल शासक वीर सिंह देव से इनके मधुर संबंध थे, अच्छे संबंध थे, है ना। तो चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती का विवाह अपने पुत्र दलपत शाह से करवाया। तो वही चीज़ हुई कि फिर दलपत शाह की मृत्यु हो गई, है ना। फिर इनकी थोड़े टाइम बाद, 5-1 वर्ष बाद लगभग इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर रानी दुर्गावती ने शासन किया और 1767 से 1797 तक इन्होंने शासन किया। रामनगर शिलालेख में अपने शत्रुओं के लिए इन्होंने वैसा ही था जैसे कपास की पुज प्रलयकाली अग्नि के लिए, है ना। कपास की जो छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी अग्नि के लिए होता है, वैसे ही अपने शत्रुओं के लिए था, ऐसा रामनगर शिलालेख में इनके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो राज्य विस्तार की जो इनकी नीति थी वो ये थी कि रामनगर शिलालेख के अनुसार संग्राम शाह को 52 गढ़ाधिपति कहा जाता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता था। आप अगर एमपी जी के पढ़ेंगे तो इनके 52 गढ़, सागर, उज्जैन, इधर उधर इनके बहुत सारे किले, बहुत सारे आपको मिलेंगे दुर्ग, है ना। गढ़ वर्तमान समय में तहसील के समान प्रादेशिक इकाई थी। आईन अकबरी के अनुसार संग्राम शाह का राज्य विस्तार मुख्यतः बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी आदि जिलों में था। तो आईन अकबरी में इसका जो अबुल फजल साहब हैं, उन्होंने, अबुल फजल जी ने इनका वर्णन किया है। जी देखो, अबुल फजल बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े लेखक हैं, जिनके बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिनके ग्रंथों के थ्रू, है ना। आईन अकबरी से हमें बहुत चीज़ों के बारे में पता चला है यार, है ना। तो ये इनका राज्य विस्तार हो गया, ये इनका राज्य विस्तार हो गया पूरा का पूरा, कि कहाँ कहाँ इनका राज्य विस्तार था। तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, इन जिलों तक इनका राज्य का विस्तार था, है ना। और ये संग्राम शाह को 52 गढ़ाधिपति कहा जाता था, ये भी चीज़ फेमस है ना। इनको देखो, ये देखो, एक सेकंड, क्या भाग रहा है भाई, तू रुक तो जा। इनको 52 गढ़ाधिपति के नाम से जाना जाता था। और ये इनकी हो गई राजनीतिक उपलब्धियाँ, ठीक है।
इनकी राजनीतिक उपलब्धियां हो गई कि साम्राज्य के संस्थापक थे, इब्राहिम लोदी से अच्छे संबंध थे। रायसेन विजय में इन्होंने बहादुर शाह की सहायता करी जो गुजरात का शासक था। वीर सिंह देव से भी इनके मधुर संबंध थे। रानी चंदेल वंश की जो राजकुमारी थी उसके पुत्र, इनके पुत्र के साथ उनका विवाह हुआ जो दलपत शाह इनका पुत्र था। तो ये सारी इनकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं और राज्य विस्तार आपको मैंने बता ही दिया है। तो यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो 5 मार्कर हमारे 3 मार्कर कंप्लीट हो गए। पहले तो ये 3 मार्कर कंप्लीट हो गए 15, 5 मार्कर कंप्लीट हो गए 10। ये वीडियो हमारी हो जाती है यहाँ कंप्लीट। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।